देखो, आज पढ़ेंगे हम समास। क्या पढ़ेंगे? समास। तो समास दो शब्दों से मिलकर बना है। कितने शब्दों से? हमारे टॉपिक का नाम क्या है? समास। समास दो शब्दों से मिलकर बना है। एक है सम और है आस। सम धन आस। इसको धन भी बोल सकते हैं, प्लस भी बोल सकते हैं। तो समास कितने शब्दों से मिलकर बना है? सम धन आस। सम का अर्थ होता है पास और आस का अर्थ होता है बैठाना। मतलब पास बैठाना। सर क्या पास बैठाना? मतलब दो शब्दों को पास पास बैठाना। समझ रहे हो मेरी बात? दो शब्दों को पास पास बैठाना। ठीक है। जैसे अब ये कोई शब्द है और ये कोई शब्द है। समझ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ? अब ये कोई शब्द है, ये कोई शब्द है, और इन बीच में क्या लगा हुआ है? कोई कारक चिन्ह लगा हुआ है, कोई विभक्ति लगा हुआ है। कोई विभक्ति हो, कारक हो, तो इन शब्दों को पास पास में लाना। अब यहाँ पर पास में बैठा दिए तो ये क्या कहलाएगी? सर समास कहलाएंगे। यही तो समास कहलाएंगे। सम का अर्थ होता है पास, आस का अर्थ होता है बैठाना या बैठना। मतलब दो शब्दों को पास में बैठाना, नज़दीक, पास में बैठाना या बैठना क्या कहलाता है? समास। सम क्या है? सम एक उपसर्ग शब्द है। सम क्या है? एक उपसर्ग। सम सम एक उपसर्ग है। और आस, आस क्या है सर? आस एक मूल शब्द है। जो आस हमको किसका अर्थ देता है? बैठाने का। किसका अर्थ देता है? बैठाने का। ठीक है। तो सम एक उपसर्ग शब्द है, आस एक मूल शब्द है। तो सर समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप। संक्षेप का मतलब होता है मतलब जैसे फैले हुए शब्दों को संक्षेप करना। अब देखो, जैसे एक शब्द यहाँ पे, एक यहाँ पे, तो इनको पास में लाना, संक्षेप करना, उसका छोटा रूप क्या कहलाता है? अब देखो, ये बड़ा रूप है। यहाँ पे एक शब्द है, एक शब्द यहाँ पे, बीच में क्या है? कोई विभक्ति लगी हुई है। तो इनको छोटा रूप बनाना, संक्षेप बनाना, संक्षेप करना, तो क्या कहलाता है? समास कहलाता है। समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप। क्वेश्चन आया हुआ है कि संक्षेप का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सॉरी, समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप या संक्षेपण। संक्षेपण भी ये, तो संक्षेप कहो या संक्षेपण कहो या संक्षिप्तीकरण कहो। ठीक है। संक्षेप, संक्षेपण और संक्षिप्तीकरण। और छोटा रूप। कैसा रूप? छोटा रूप। क्या है? समास। समास का शाब्दिक अर्थ संक्षेप, संक्षेपण, संक्षिप्तीकरण और छोटा रूप। ये समास का शाब्दिक अर्थ है। समझ में आई क्या? देखो, समास कितने शब्दों से मिलकर बना है? दो शब्दों से। सम धन आस। सम का अर्थ पास, आस का अर्थ बैठाना। मतलब पास पास बैठाना, दो शब्दों को पास में बैठाना, पास पास बैठाना, उसी को कहते हैं समास। ठीक है। सम क्या है? एक उपसर्ग शब्द है। समास में जो सम है वो एक उपसर्ग शब्द है। और आस क्या है? एक मूल शब्द है जो हमें बैठाने का अर्थ देता है। समास का शाब्दिक अर्थ संक्षेपण, संक्षेप, संक्षेपण, संक्षिप्तीकरण, छोटा रूप। समझ रहे हो मेरी बात? देखो, जैसे हमने देखा संक्षेप, तो संक्षेप का अगर हम बात करें विलोम शब्द की, देखो हमारे सिलेबस में विलोम भी दे रखे हैं। तो संक्षेप का जो विलोम है वो है विस्तार। मतलब विस्तार, फैली हुई चीज़ों को संक्षेप करना, इकट्ठा करना। संक्षेप का विलोम विस्तार। संक्षिप्त का विस्तृत। देखो, विस्तार कहो या विस्तृत कहो एक ही बात है। और संकीर्ण, संकीर्ण का विलोम विस्तीर्ण। संकीर्ण, विस्तीर्ण। संक्षेप का विस्तार, संक्षिप्त का विस्तृत, संकीर्ण
विस्तीर्ण, संकीर्ण, विस्तीर्ण, संक्षिप्त, विस्तृत, संक्षिप्त, विस्तृत और संक्षेप, विस्तार, संक्षेप, विस्तार और समास। ये भी क्वेश्चन आ चुका है आरएस में कि समास का विलोम शब्द क्या है। तो समास का विलोम शब्द है व्यास। क्या है? व्यास। संक्षेप का तो विलोम है विस्तार, संक्षिप्त का क्या है? विस्तृत, संकीर्ण का क्या है? विस्तीर्ण और समास का विलोम शब्द क्या है? व्यास। समास, व्यास। व्यास एक व्यंजन संधि का शब्द है। सॉरी, गलत हो गया। यण संधि का। किसका? यण संधि का। वी धन आस। अगर ई यहाँ ई के बाद, छोटी ई और बड़ी ई के बाद कोई अन्य स्वर आ जाए तो इसका क्या हो जाएगा? य हो जाएगा, य। तो ये हो गया, सर हो गया। वावन वाला आदि मिल गई, सर मिल गई। पीछा क्या बचा? आस। भाई सा तो बचा, साई तो बचा ना, आ तो इसमें मिल जाएगा और सा तो आस। क्या बनेगा? व्यास। तो व्यास किस शब्द का, कौन सी संधि का शब्द है? यण संधि का। समझ में आ रही है क्या? आगे देखो परिभाषा। देखो हम उसकी परिभाषा बताएंगे शॉर्टकट में। आप ये कह रहे होंगे सर ये क्या परिभाषा है, हमारी तो ये नहीं समझ में आ रही कि परिभाषा क्या है जी। तो यहाँ पे भाई साहब कोई चीज़ पढ़ो, बताई नहीं जाएगी, समझाई जाएगी। जैसे कोई दो पद हैं, कोई दो पद, माना कि कोई दो पद हैं, समझने की कोशिश करना, यहीं पे परिभाषा बना दूंगा मैं। कोई दो पद, पद का मतलब होता है शब्द। पद किसे कहते हैं? शब्द को। और शब्द को क्या कहते हैं? पद, या पद को शब्द। ठीक है सर। दो पदों को, जैसे अब दो पद हैं, जैसे एक पद तो एरा कि सर ठीक है, और इसका दूसरा पद एरा कि सर ठीक है, मतलब एक पद एरा और दूसरा पद एरा कि बिल्कुल सर। देखो पद को शब्द भी कहते हैं, ठीक है। अब एक पद व दूसरे पद के मध्य कारक, विभक्ति, योजक और अव्यय। मैं क्या बोल रहा हूँ? कारक। कारक कहो या कोई विभक्ति कहो या कोई योजक या अव्यय। देखो कारक तुम जानते होगे, कारक हम पढ़ते हैं जो 8 प्रकार के होते हैं। कर्ता ने कर्म को कर्ण से, ये तुम्हें बता चुका हूँ, ठीक है। और इनकी फिर विभक्ति होती हैं, ऐसा ने, का, के, रे जैसे। और कोई योजक चिन्ह होता है, जैसे देखो ये योजक चिन्ह है ए, ठीक है। कोई अव्यय, अव्यय वो होता है जिसमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकता है, अव्ययकारी शब्द होते हैं अव्यय, ठीक है। तो देखो दो पद, तो दो पद मतलब एक पद या दूसरे पद, एक पद व दूसरे पद के मध्य कारक, विभक्ति, योजक, अव्यय को हटा देना और इन दोनों शब्दों को पास पास में लाना। पास पास में लाना ही क्या कहलाता है? समास कहलाता है। मैं बुके में क्या बोल रहा हूँ, समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? माना कि दो पद हैं, जैसे हमने कोई पद लिया था, जैसे हमने लिया था जैसे हस्तलिखित। तो हस्तलिखित में दो शब्द हैं, एक तो देखो हस्त, सरहस्त, और एक है लिखित, दूसरा शब्द हो गया लिखित, ठीक है, लिखित। अब हस्तलिखित, अब इसमें लिखा, और देखो बीच में कोई कारक है, जैसे हस्तलिखित का कारक वगैरह जो विभक्ति वगैरह होते हैं, जैसे हस्तलिखित का अर्थ होता है कि हाथ के द्वारा लिखित, तो के द्वारा। अब इस के द्वारा को हटा देना, मतलब के द्वारा क्या है? एक कारक है, कारक ही तो है। तो के द्वारा, हस्त के द्वारा लिखित या हस्त से लिखित, तो हस्त से लिखित या से या के द्वारा को हटा देना और हस्त और लिखित को पास पास में लाना, तो क्या बन जाएगा? हस्तलिखित बन जाएगा। और हस्तलिखित ही क्या कहलाएगा? समास कहलाएगा। तो सर जी क्या है फिर? ये क्या है पूरा का पूरा मामला कि हस्त के द्वारा लिखित, ये है सामासिक विग्रह। क्या है? सामासिक विग्रह, सामासिक विग्रह। क्योंकि समास को मैं समस्त पद भी कह सकता हूँ, सामासिक पद भी कह सकता हूँ, समास को समस्त पद भी कह सकते हैं। जैसे हस्तलिखित, तो हस्तलिखित क्या हो गया? सामासिक पद या समस्त पद। और लेकिन हस्त के द्वारा लिखित, तो जी क्या हो गया? सामासिक विग्रह हो गया, क्योंकि हमने सामासिक पद का या समस्त पद का या समास का क्या कर दिया है? विग्रह कर दिया है, इसलिए उसे हम सामासिक विग्रह भी कह सकते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? बताइए मुझे।
पास पास लाना मतलब छोटा रूप बनाना, छोटा रूप बनाना। और देखो यहाँ से यहाँ तक कितना बड़ा रूप था, तो इसका छोटा रूप बनाना ही क्या कहलाता है, समास कहलाता है, या सामासिक पद कहलाता है, या समस्त पद कहलाता है। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? बोलो समझ में आई? कुछ भी नहीं है, दो पदों के मध्य योजक विभक्ति कारक अव्यय को हटा देना और उन शब्दों को पास पास में लाना क्या कहलाता है, समास कहलाता है। मतलब उनका छोटा रूप बना देना, ठीक है, छोटा रूप। तो समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, तो तुम्हारी परिभाषा कुछ नहीं है, एक बस यही है कि दो पदों के मध्य व्यक्ति कारक योजक अव्यय को हटा देना और उन दोनों को पास पास में लाना क्या कहलाता है, उसका छोटा रूप क्या कहलाता है, समास कहलाता है। अगर समझ गए ना तुम, अगर समास की परिभाषा को अगर तुमने समझ लिया और डेफिनेशन अगर पूछ भी ली तो तुम बना भी तो सकते हैं ना। और अगर तुमने रट ली और दिमाग से उड़ गई ना तो फिर तुम नहीं बना सकते हो, और अगर तुमने समझ ली तो तुम उसकी ऑटोमेटिक परिभाषा तुम बना भी सकती हो। इसलिए कहता हूँ समझ के पढ़ो, ठीक है। तो चलो कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। देखो जैसे देखो मैंने कहा रसोई के लिए घर, रसोई के लिए घर, रसोई के लिए घर, तो ये तो क्या है, सामासिक विग्रह। क्या है, सामासिक विग्रह। समझ रहे हो मेरी बात? रसोई के लिए घर, रसोई के लिए घर, रसोई का मतलब होता है भोजन, ठीक है, भोजन। और भोजन के लिए जो घर होता है उसी को कहते हैं रसोई घर, रसोई घर। लेकिन इसमें जो कारक लगा हुआ है, जो विभक्ति लगी हुई है, उसको हटा देना और उनको, रसोई को और घर को पास में लाना, उसका छोटा रूप बना देना ही क्या कहलाता है, समास कहलाता है, सामासिक पद कहलाता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? मैंने ये तो बताया था कि देखो एक पद तो है रहा, एक पद है रहा और दूसरा पद है रहा, और इनके मध्य कोई विभक्ति कारक वगैरह हो, इनको हटा देना और इनको पास पास में लाना ही क्या कहलाता है, समास कहलाता है, ठीक है। तो रसोई घर, ठीक है। अब जी तो देखो रसोई के लिए घर, तो ये तो हो गया सामासिक विग्रह, ये तो हो गया लाला सामासिक विग्रह। लेकिन जैसे ही हमने रसोई घर बनाया था तो ये हो गया समास, उसका छोटा रूप। हमने भाई समास का शाब्दिक अर्थ पढ़ा था, क्या था, संक्षेप, संक्षेपण, संक्षेप्तीकरण, छोटा रूप। ये तो समास का शाब्दिक अर्थ होता है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे मेरी बात? जैसे मैंने कहा रेल पर चलने वाली गाड़ी, रेल पर चलने वाली गाड़ी, तो रेल, देखो अब ये तो देखो एक शब्द तो ये रहा, एक शब्द ये रहा और दूसरा शब्द ये रहा, एक पद ये रहा और दूसरा पद ये रहा, और बीच में क्या है सर, ये कोई विभक्ति कारक वगैरह है, ठीक है सर। और लेकिन अगर दो शब्दों के मध्य अगर कोई कारक विभक्ति कोई भी योजक वगैरह हो तो उसको तो कहते हैं सामासिक विग्रह, सर ठीक है, उसको तो सामासिक विग्रह कहते हैं। अगर दो पदों के मध्य कोई कारक विभक्ति हो तो उसको सामासिक विग्रह कहते हैं। लेकिन दो पदों के मध्य से किसी कारक विभक्ति को हटा देना और इन दोनों शब्दों को खा लेना, पास पास में ले आना, तो वो कहलाता है समास या सामासिक पद या समस्त पद। ये तो मैंने बता चुका हूँ, समास या सामासिक पद या समस्त पद। तो देखो एक शब्द जरा रेल और एक है गाड़ी, रेल, एक रेल एक गाड़ी, ठीक है। तो रेल को ले आया मैंने, जैसा रेल ले रही, गाड़ी को लिया सर जे रही, तो ये क्या बन गया, रेलगाड़ी। रेलगाड़ी का मतलब होता है रेल पर चलने वाली गाड़ी। जो रेल किसे बोलते हैं, रेल बोलते हैं जो पटरी होती है, पटरी पर चलने वाली क्या होती है, गाड़ी, ठीक है, उसी को कहते हैं रेलगाड़ी। रेलगाड़ी उसे रेल नहीं कहते हैं जो आती है, उसको रेल नहीं कहते, रेल तो पटरी को कहते हैं। लेकिन पटरी पर चलने वाली जो गाड़ी होती है ना उसको रेलगाड़ी बोलते हैं। तुम ये कह रहे हो रेल आ गई, रेल आ गई, अरे गधा, रेल नहीं आ रही है, वो गाड़ी आ रही है। किस पर, रेल पर, पटरी पर, इसलिए हम उसे रेलगाड़ी बोल रहे हैं, रेल पर चलने वाली गाड़ी, इसलिए हमने उसको रेलगाड़ी बोला है। रेल नहीं बोलनी है हमें। तुम ये कहने लगे अरे सर रेल आ गई, रेल नहीं बोलना है, रेलगाड़ी बोलना है। क्या तो गाड़ी बोलो या फिर रेलगाड़ी बोलो, रेल मत बोलो। रेल तो वो होती है जो बिछी हुई होती है रेल पर, ठीक है, रेल। अब ये रेल है,
ठीक है, मतलब ये रेल है, रेल मतलब पटरी, और पटरी पर जो गाड़ी चलती है उसी को कहते हैं रेलगाड़ी। बात समझ में आई कि नहीं आई? रेलगाड़ी। ठीक है सर, आगे देखो। देखो अब ये है समास विग्रह के भेद। मतलब समास विग्रह के भेद कितने होते हैं? दो। समास विग्रह के भेद, मैंने समास के भेद नहीं पूछे, मैं क्या बोल रहा हूं, इसमें विग्रह शब्द छुपा हुआ है, समझ रहे हो मेरी बात? तो समास विग्रह के भेद कितने होते हैं सर? दो होते हैं। कौन कौन से? एक होता है लौकिक समास विग्रह, लौकिक समास विग्रह, और एक होता है अलौकिक समास विग्रह। लौकिक समास विग्रह, अलौकिक समास विग्रह। लौकिक समास विग्रह को हम नित्य समास विग्रह भी कहते हैं, और अलौकिक समास विग्रह को हम अनित्य समास विग्रह भी कहते हैं। लौकिक समास विग्रह को नित्य समास विग्रह भी कहते हैं, और अलौकिक समास विग्रह को हम अनित्य समास विग्रह भी कहते हैं। तो देखो हमने क्या समझा? हमने देखा कि समास विग्रह के सर दो भेद होते हैं। कौन कौन से? एक लौकिक समास विग्रह, एक अलौकिक समास विग्रह। लौकिक समास विग्रह को नित्य 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 समास विग्रह कहते हैं, अलौकिक समास विग्रह को अनित्य 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 समास विग्रह कहते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? हे बोलो, आ गई? आगे देखो। देखो अब देखते हैं। देखो अब देखो, अब देखेंगे हम समास के प्रकार। समास के प्रकार, सर समास के कितने प्रकार होते हैं? तो समास के देखो 4 भी होते हैं, 5 भी होते हैं, और 6 भी होते हैं। सर ये क्या है ये कि समास के प्रकार 4 भी होते हैं, 5 भी होते हैं, 6 भी होते हैं? ये क्या है? अगर उसने पूछ लिया 4 5 6, उसमें ऑप्शन में 4 5 6 भी हो, तो फिर क्या करेंगे हम? ये तो कंफ्यूज हो गए। अरे हम किस लिए बैठे हैं? हम हैं तो क्या गम है? ठीक है, तो समास के प्रकार कितने होते हैं? 4 भी होते हैं, 5 भी होते हैं, और 6 भी होते हैं। बात समझ में आई क्या नहीं आई? क्या सर बिल्कुल आई गई? ठीक है सर, देखो तो देखो, अगर हमने पूछ लिया जाए कि पदों की प्रधानता के आधार पर, पदों की प्रधानता के आधार पर समास के कितने प्रकार होते हैं? सर 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4। पदों की प्रधानता के आधार पर समास के प्रकार 4 होते हैं। चल ठीक है, 5 क्या है फिर? 5 मतलब मूल रूप में, मूल रूप का मतलब होता है संस्कृत में। समास के प्रकार अगर हम संस्कृत में पढ़ेंगे ना, मूल रूप से देखा जाए मूल रूप में, तो उसके कितने होते हैं? 5 होते हैं। 5 प्रकार होते हैं। अगर हम बात करें पदों की प्रधानता के आधार पर, तो होते हैं 4। समास के प्रकार अगर हम पढ़ें संस्कृत में कितने होते हैं, तब वो होते हैं 5। अगर हम पदों की प्रधानता के आधार पर 4, ठीक है, और मूल रूप में देखा जाए तो 5। और अगर उसने ना तो कोई मूल रूप दे रखा है, ना कोई पदों की प्रधानता के आधार पर दे रखा है, और उसने डायरेक्ट पूछ लिया कि समास के कितने प्रकार होते हैं, तो फिर हमें 6 करना है। क्या करना है? अगर हम हिंदी का तो पेपर दे रहे हैं, और उसने ना तो कोई पदों की प्रधानता के आधार पर पूछा है, और ना उसने कुछ संस्कृत के आधार पर मूल रूप में, तो हमें डायरेक्ट 6 करना है। अगर उसने ये दे दिया कि हिंदी में समास के प्रकार होते हैं, तो फिर 6 ही करना, 6 कर देना, 4 मत कर देना, नहीं गलत हो जाएगा। अगर पदों की प्रधानता के आधार पर पूछे तो 4 करना है। ठीक है, जब पद हो तो पद में कह रहे हैं आगे पायरो है, पायरो का नहीं रो सर, आयरो प, तो पा में कैसे आएंगे? क्या रहो 4, 4 कौन को आयरो का, तो 4 करते ना, क्या दिक्कत है? ठीक है, हिंदी में 5, 3 दूनी 6, 5। ठीक है, तो आगे देखते हैं। देखो पदों की प्रधानता के आधार पर, तो देखो मैं बताता हूँ तुम्हें पदों की प्रधानता का मतलब क्या होता है। कि पदों की प्रधानता के आधार पर देखो 2 पद होते हैं सर, बिल्कुल होते हैं। एक पद एरा के सर बिल्कुल, और एक पद एरा सर बिल्कुल। एक पद एरा, एक पद एरा, 2 पद होते हैं भाई। समास बनाने के लिए कम से कम, मैं क्या बोल रहा हूँ, कम से कम 2 पद होने चाहिए। अगर 2 पद हैं तभी समास बन सकता है, एक समास में कभी समास नहीं बन सकता। जैसे मैंने कह दिया मकान, मकान में कौन सा समास है?
अब मकान तो एक अपने में मूल रूप है, अपने आप में मतलब एक ही शब्द है मकान तो, लेकिन मैंने कह दिया त्रिनेत्र। त्रिनेत्र, तो त्रिनेत्र दो शब्दों से मिलकर बना है, एक तो त्रि और एक नेत्र। त्रि का मतलब होता है तीन और नेत्र मतलब होता है आंखें। और त्रिनेत्र किसको बोलते हैं? जिसकी तीन आंखें हैं, भगवान शिव को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? भगवान शिव को बोलते हैं। बोलते नहीं बोलते हैं? बिल्कुल बोलते हैं। ठीक है, तो अब देखो जैसे दो पद हैं, कम से कम दो पद हैं, तो जिसमें देखो पहला पद प्रधान हो और दूसरा पद अप्रधान हो। ठीक है सर, पदों की प्रधान एक एक आधार हो गया सर। ठीक है, मतलब पहला पद प्रधान है और दूसरा पद अप्रधान है। ठीक है सर, अब पहला पद अप्रधान है और दूसरा पद प्रधान है। ठीक है सर, दो प्रकार हो गए। अब देखो इसमें तो पहला पद प्रधान था लेकिन दूसरा पद अप्रधान था, इसमें पहला पद अप्रधान है, दूसरा पद प्रधान है। अब देखो इस तीसरे में देखो दोनों पद प्रधान हो, दोनों पद प्रधान हो, दोनों ही पद। ठीक है, तो देखो तीन तीन प्रकार के हुए। चौथा प्रकार यह है कि एक भी पद प्रधान नहीं होना चाहिए, सॉरी एक भी पद प्रधान नहीं होना चाहिए, और कोई अन्य शब्द अगर प्रधान है यहाँ पे कोई, ठीक है, तो वो क्या होगा, वो समास बताएंगे, बहुब्रीहि समास होता है। ठीक है, तो कितने प्रकार हो गए? चार प्रकार होते हैं। चार के अलावा कोई बन रहा है तो बताइए, कोई नहीं बन रहा है। ठीक है, इसलिए हम पदों की प्रधानता के चार प्रकार के होते हैं। अब फिर भी याद ना रहे तो चार इसमें जा रहा है पाक। ठीक है, चार, तो यहाँ तो कोई दिक्कत। हाँ देखो देखो, तो अब पढ़ेंगे हम पदों की प्रधानता के आधार पर। तो पदों की प्रधानता के आधार पर समास के कितने प्रकार होते हैं? तो वो होते हैं सर चार। कितने होते हैं? चार। ये तो मैं बता चुका हूँ कौन कौन से। एक तो होता है जिसका प्रथम पद प्रधान हो, इसका प्रथम पद प्रधान समास, प्रथम पद प्रधान समास, द्वितीय पद प्रधान समास, उभय पद प्रधान समास। उभय का मतलब दोनों ही पद प्रधान हो, एक वो समास। और चौथा होता है उभय पद, मतलब दोनों ही पद अप्रधान हो। ठीक है, तो चार प्रकार हो गए कि नहीं हो गए सर? बिल्कुल हो गए, पदों की प्रधानता के आधार पर। तो जिसका पहला पद प्रधान हो और फिर दूसरा पद प्रधान हो, फिर दोनों ही पद प्रधान हो और दोनों पद अप्रधान हो और कोई अन्य पद ही अप्रधान हो, तो पदों पर रह गए। लेकिन हमें समास बांटना भी तो है। पर जैसे जिसका पहला पद प्रधान हो, सर समास हो गया प्रथम पद प्रधान समास। ठीक है, लेकिन ऐसा कौन सा समास है जिसका पहला पद प्रधान समास होता है? ऐसा जिसका पहला पद प्रधान होता है तो वो है अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास ऐसा होता है जिसका पहला पद प्रधान होता है अव्यय। ठीक है, अव्यय में आ रहा है तो आ मतलब पहली सूत्र आता है तो इसका पहला पद प्रधान हो गया। तो अव्ययीभाव समास वो होता है जिसका पहला पद प्रधान होता है। क्वेश्चन कभी कभी डायरेक्ट भी पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से कौन सा समास है जिसका पहला पद प्रधान होता है, जिसका दूसरा पद प्रधान होता है, जिसके दोनों पद प्रधान होते हैं और कोई अन्य पद प्रधान होता है, दोनों अप्रधान होते हैं, कौन सा समास है? ऐसे पूछ लेता है, इसलिए बता रहा हूँ तुम्हें। तो देखो अव्ययीभाव समास ऐसा होता है जिसका पहला पद प्रधान होता है। ठीक है सर, और द्वितीय मतलब जिसका दूसरा पद प्रधान होता है वो कौन सा समास है सर? वो है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास एक ऐसा समास है जिसका दूसरा पद प्रधान होता है। भाई दो पद होते हैं, तो जो दूसरा पद होगा ना, जो उत्तर पद होगा, जो लास्ट में आएगा, जैसे एक जे पद हो गया, एक जे हो गया, तो ए पद प्रधान होगा तो ये तो तत्पुरुष समास हो गया। और अगर ए पद प्रधान होगा तो ए कौन सा हो गया? अव्ययीभाव समास हो गया। ठीक है, और अगर ये दोनों ही पद प्रधान हैं, मतलब दोनों पद प्रधान हैं, तो फिर क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास। द्वंद्व मतलब दोनों, तो दोनों ही पद प्रधान समास हो, प्रधान हो तो द्वंद्व समास। और सर ना तो ए भी पद प्रधान है ना ए भी पद प्रधान है, फिर और कोई इसका तीसरा पद प्रधान है, मतलब अन्य पद प्रधान है, कोई अन्य पद, तो उसको कहते हैं अन्य मतलब उभय पद, मतलब दोनों ही प्रधान हो, कोई अन्य, तो वो होता है बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास बात समझ में आ रही कि नहीं आई? ठीक है, तो मैं बताया कि देखो दो पद होते हैं, मैं बता रहा हूँ ये द्वारा देखो। ठीक है, ये रहे सर। ठीक है, एक पद हो गया, एक पद हो गया, एक जी हो गया, दो पद हो गए। अगर जिसका पहला पद प्रधान हो और दूसरा पद अप्रधान हो, कौन सा समास? अव्ययीभाव समास। कौन सा समास? अव्ययीभाव समास। ठीक है सर, अव्ययीभाव समास हो गया।
ठीक है। और अगर जिसका पहला पद अप्रधान हो और जिसका दूसरा पद प्रधान हो तो वो कौन सा समास होगा सर? वो हो जाएगा तुम्हारा तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास, तत्पुरुष। हम पहले पद को पूर्व पद भी कह सकते हैं। पूर्व पद प्रधान हो या पहला पद प्रधान हो या दूसरा पद प्रधान हो चाहे उत्तर पद प्रधान हो, उत्तर भी बोल सकते हैं। ठीक है, अगर उसमें आ गया कि उत्तर प्रधान कौन सा समास है जिसका उत्तर पद प्रधान हो, और तुम देखा तो फिर सर उत्तर पद तो आज तक हमने देखा नहीं, उत्तर क्या होता है? तुम उत्तर दिशा मत देखना कहीं। उत्तर का मतलब दूसरा जो बाद में आता है, तो बाद में ही तो आ रहा है सर, बिल्कुल, तो तत्पुरुष समास। और जिसके दोनों ही पद प्रधान हैं, दोनों ही पद, ठीक है, तो वो होता है द्वंद्व। दोनों मतलब द्वंद्व, ठीक है, द्वंद्व, ठीक है, दोनों ही पद प्रधान होते हैं इसमें, ठीक है। और जिसके दोनों ही पद प्रधान है, कोई अन्य पद प्रधान होता है, तो वो होता है बहुव्रीहि समास। ठीक है, बहुव्रीहि समास में पर्यायवाची शब्द आते हैं, ठीक है, वो हम आगे देखेंगे। और देखो, लेकिन अगर हम बात करें कि सर जी क्या है, कर्मधार समास है और द्विगु समास, ये तत्पुरुष समास के उपवेद होते हैं। तत्पुरुष समास के उपवेद होते हैं, कौन कौन से? कर्मधारय या तत्पुरुष समास और द्विगु, दुग्गी नहीं यार, दिगु तत्पुरुष समास, दुग्गी दुग्गी नहीं होता है, दिग्गु होता है, दिग्गु। तो तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास में तत्पुरुष समास के दो उपभेद होते हैं, एक कर्मधारय तत्पुरुष समास और दूसरा होता है दिग्गु तत्पुरुष समास। दिग्गु, बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? आगे देखो, देखो अब देखेंगे हम मूल रूप से समास के भेद। मूल रूप का मतलब होता है संस्कृत में, ठीक है। संस्कृत में कितने भेद होते हैं समास के? सर 5 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? अरे हम बता तो रहे हैं। देखो, एक तो होता है अव्ययभाव समास, ठीक है सर, अव्ययभाव समास, ठीक है, इसको बाद में देखेंगे। एक होता है अव्ययभाव समास और दूसरा हमने देखा था तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास। और हमने तीसरा देखा था द्वंद्व समास, द्वंद्व समास, द्वंद्व समास, ठीक है। और उसने चौथा देखा था हमने बहुव्रीहि समास। ये तो देखे थे बहुव्रीहि समास, देखे कि नहीं देखे? सर बिल्कुल देखे, ठीक है। तो जे भाई हमने पदों की प्रधानता के आधार पर 4 प्रकार पढ़े थे। एक तो अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। लेकिन 5वां जो होता है वो होता है केवल समास, केवल समास। और केवल समास एक संस्कृत में एक समास का ही भेद होता है, लेकिन हम तो हिंदी के पढ़ रहे हैं, हमें क्या जरूरत पड़ रही है? लेकिन बता रहा हूँ मैं तुम्हें, सिर्फ एक नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो मूल रूप में एक जो समास का जो एक अलग से भेद होता है 5वां, वो होता है केवल समास, केवल समास। और मैंने ये भी बताया था कि तत्पुरुष समास में जब पदों की प्रधानता के आधार पर पढ़ा था, तो वहाँ हमने कर्मधारय तत्पुरुष समास पढ़ा था, और एक पढ़ा था हमने कौन सा, तुम्हारा दिग्गु तत्पुरुष समास। लेकिन तत्पुरुष समास में जब हम संस्कृत में जब उपभेद पढ़ेंगे ना, तो जिसके अलग उपभेद होते हैं, एक होता है समानाधिकरण समास, समानाधिकरण तत्पुरुष समास, और एक होता है व्याधिकरण तत्पुरुष समास। कौन सा होता है? समानाधिकरण तत्पुरुष समास, व्याधिकरण, समानाधिकरण और व्याधिकरण, समानाधिकरण और व्याधिकरण। तो समानाधिकरण तत्पुरुष समास और व्याधिकरण तत्पुरुष समास। लेकिन समानाधिकरण तत्पुरुष समास के भी 2 उपवेद होते हैं। तत्पुरुष समास के तो 2 उपवेद बता दिए मैंने, एक समानाधिकरण तत्पुरुष समास, एक व्याधिकरण। लेकिन समानाधिकरण तत्पुरुष समास के भी 2 भेद होते हैं, एक होता है कर्मधारय समास, एक होता है दिग्गु समास। कर्मधारय तत्पुरुष समास, द्विगु तत्पुरुष समास। देखो, जब हमने पदों की प्रधानता के आधार पर पढ़ा था, तो जो कर्मधारय तत्पुरुष समास और दिग्गु तत्पुरुष, फिर तो डायरेक्ट पढ़ा था सीधा किसके? तत्पुरुष समास के। जैसे हम संस्कृत में पढ़ेंगे तो फिर जो समानाधिकरण तत्पुरुष समास के उपभेद हो जाएंगे, ठीक है। तो लेकिन पूछेगा नहीं तुम्हें, इतना मैं मुझे पता है क्या, तुम संस्कृत का पेपर खोजेंगे, देंगे तो हिंदी का। और व्याधिकरण तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6। कितने भेद होते हैं? 6। कौन कौन से? एक कर्म कारक तत्पुरुष समास, कारण कारक, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण। कौन कौन से होते हैं? एक होता है कर्म। देखो, कारक 8 प्रकार के होते हैं, लेकिन जो पहला कारक होता है कर्ता, और जो 8वां होता है कौन सा? जो पहला कारक होता है वो होता है कर्ता, और जो 8वां होता है वो होता है संबोधन, संबोधन। तो कर्ता कारक
और संबोधन कारक को छोड़ करके जो 6 कारक होते हैं ना, यही व्याधिकरण तत्पुरुष समास के उपवेद होते हैं। कर्म कारक तत्पुरुष समास, कारण कारक तत्पुरुष समास, संप्रदान तत्पुरुष समास, अपादान तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष समास, अधिकरण। देखो कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबंध, अधिकरण, संबंध बनाओ। देखो किसी के साथ अगर संबंध बनाओ तो अधिक बनाओ। कैसे बनाओ? अधिक हो तो संबंध और अधिक हो, ठीक है, संबंध और अधिक हो। और संप्रदान और अपादान, ये तो दोनों एक से रहती हैं। दान 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 दान, तो संप्रदान और अपादान, ठीक है। अब तुम जानती हैं, ठीक है। तो संप्रदान दान और जौमदान, तो संप्रदान अपादान। और संबंध कैसे बना? अधिक, तो संबंध कारक तत्व, संबंध कारक तत्व समास और अधिकरण कारक तत्व समास। और 8वां होता है संशोधन, सॉरी संबोधन, संबोधन कारक तत्पुरुष समास। और जो पहला होता है वो होता है कर्ता कारक तत्पुरुष समास। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, आगे देखो। अब पढ़ेंगे हम हिंदी में समास के वेद। तो हिंदी में समास के वेद कितने होते हैं सर? 6। कितने होते हैं सर? 6। बात समझ में आई कि नहीं आई? पहले मुझे बात बताइए। तो हिंदी में समास के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से? जी मैं बता भी चुका हूँ तुम्हें, पदों की प्रधानता के आधार पर भी पढ़ लिया हमने, 6 प्रकार पढ़ लिए। वैसे उसमें 4 प्रकार के हिसाब से मैंने 6 पढ़ लिए थे, ठीक है। लेकिन हम हिंदी में डायरेक्ट पूछ ले तो देखो, एक होता है अव्ययीभाव समास, कर्मधारय समास, अद्विगु समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास। लेकिन जो तत्पुरुष समास था ना, जब हमने पदों की प्रधानता के आधार पर पढ़ा था या हमने मूल रूप से पढ़ा था, तो जो कर्मधारय समास है और द्विगु समास है, ये किसके उपवेद थे? तत्पुरुष समास के, तत्पुरुष समास के, ठीक है। कर्मधारय समास और द्विगु समास। तो लेकिन हिंदी में समास के वेद फिर देखो, कर्मधारय समास और द्विगु समास में ये भी बता दूं कि जो कर्मधारय समास और द्विगु समास, मतलब इनके भी कौन सा दूसरा पद प्रधान होता है। द्विगु समास में भी दूसरा पद प्रधान होता है। क्यों? क्योंकि भाई तत्पुरुष समास का जो दूसरा पद प्रधान होता है और पहला पद अप्रधान होता है, उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। तो तत्पुरुष समास की तो सर ये उपवेद हैं दोनों। तो जब इसका दूसरा पद प्रधान होता है तो इसका भी तो दूसरा पद प्रधान होगा। इसमें क्या बुराई की बात है? हाँ, तो कर्मधारय समास में भी दूसरा पद प्रधान होता है, द्विगु समास में भी दूसरा पद प्रधान होता है, ठीक है। तो बोले यहाँ तो कोई दिक्कत है? हाँ, ऐसा कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो हिंदी में समास के वेद हमने पढ़ लिए थे, ठीक है। बोलो बताइए, यहाँ तक कोई दिक्कत है तो? तो देखो हमने क्या देखा, हमने पढ़ा था समास। तो समास में हमने देखा था कि समास मतलब 2 शब्दों से मिलकर बना है, सम धन आस। सम का अर्थ होता है पास और आस का अर्थ होता है बैठाना या बैठना, मतलब 2 शब्दों को पास में बैठाना, ठीक है, उसको समास कहते हैं, हम पढ़ चुके हैं। और समास में हमने मतलब ऊपर से हमने पढ़ा है, उसका मतलब एक स्ट्रक्चर सा पढ़ा है, ऊपर से जाना है सिर्फ हमने। लेकिन हम अगली क्लास में पढ़ेंगे क्या? अगली क्लास में पढ़ेंगे हम अव्ययीभाव समास। समास हिंदी में समास के 6 भेद होते हैं। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम अव्ययीभाव समास। बहुत मतलब डिटेल से पढ़ेंगे, इतना मैं कह रहा हूँ कि एक बार देखिए, एक बार बस, एक मैं कह रहा हूँ कि कभी समास पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, मैं सच बता रहा हूँ, ठीक है। तो कल अव्ययीभाव समास पढ़ेंगे, ठीक है, अगली क्लास में। तो ठीक है फिर, बाय।